लास्ट सेंसस कब हुआ था? सुनो, पढ़ेंगे क्या? एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स। इधर देखो, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स पढ़ेंगे ना, आगे पढ़ेंगे ना। पढ़ने से पहले सेंसस के बारे में जो नोट्स में है वो देख लो। सेंसस को हिंदी में बोलते जनगणना, पॉपुलेशन काउंटिंग, जनगणना। सुन रहे हो? सबसे पहले इंडिया में जो सेंसस हुआ था अंग्रेजों के टाइम पर हुआ था 1881, 1881 ईस्वी में सबसे पहले इंडिया में सेंसस हुआ था, जनगणना हुआ था। समझ रहे हो? और आजादी के बाद जो सेंसस हुआ था, जनगणना, आजादी के बाद जो जनगणना हुआ था 1951 ईस्वी में हुआ था। सुन रहे हो या नहीं? तो जस्ट आजादी के बाद जो जनगणना हुआ था 1951 ईस्वी में, तो उसमें देखा गया कि हमारा देश का पॉपुलेशन अनकंट्रोल ग्रोथ कर रहा है। तो इसीलिए ना सरकार क्या लाया तब? फैमिली प्लानिंग का मेथड लाया, ट्यूबेक्टोमी और वेसेक्टोमी का मेथड लाया। फिर से सुनो, जनगणना को बोलते हैं दूसरे नाम में सेंसस। यह हर एक 10 साल में रिपीट किया जाता। पॉपुलेशन ग्रोथ को पहचानने के लिए कितना ग्रोथ हुआ, ताकि हम प्रति व्यक्ति आय निकाल सके, जीडीपी निकाल सके, जीएनपी निकाल सके। इसलिए क्या हो रहा होता? जनगणना हो रहा होता। हर एक 10 साल में होगा। तो आजादी के बाद पहली बार जनगणना हुआ था 1951 ईस्वी में। बढ़ रहा पॉपुलेशन को देखते हुए सरकार ये डिसीजन लिया कि हमको पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए कुछ मेथड बनाना पड़ेगा। वो मेथड था फैमिली प्लानिंग, परिवार नियोजन, जिसमें फीमेल के लिए ट्यूबेक्टोमी मेथड अपनाया गया और मेल के लिए वेसेक्टोमी मेथड अपनाया गया। लेकिन फर्स्ट टाइम सेंसस जो हुआ था 1881 ईस्वी में अंग्रेज के टाइम पर हुआ था। सुन रहे हो? तो फिर सुनो, लास्ट टाइम जो सेंसस हुआ था तो कब हुआ था? 2011 में हुआ था। जब एवरी 10 साल में, हर एक 10 साल में सेंसस रिपीट होता है, फिर 2011 के बाद 2021 में भी तो सेंसस होना चाहिए था ना, जनगणना होना चाहिए था ना 2021 में भी। लेकिन 2021 में जनगणना नहीं किया गया क्योंकि हमारा देश एक एक्सट्रीम प्रॉब्लम से जूझ रहा था, जिसका नाम था कोरोना। हमारे लिए पहले कोरोना से निपटना, कोविड-19 से निपटना हमारे लिए चैलेंज था। इसीलिए उस टाइम पर हमने सेंसस नहीं करवाया। सरकार अब वही 2021 का जनगणना को अभी करवा रहा है। अभी क्या चल रहा है? 2026 ना, 2021 का बचा हुआ जनगणना कब करा रहा है अभी सरकार? 2026 में। तो अभी तुम लोग देखोगे जिसका भी पेरेंट्स जॉब में है, टीचिंग जॉब में है, उसका पेरेंट्स का जनगणना ड्यूटी लगा है। अभी उसको ट्रेनिंग दिया जा रहा है जनगणना करवाने का। फिर 1 महीना के बाद उसका ड्यूटी भी लगेगा। सुन रहे हो या नहीं? तो फर्स्ट टाइम सेंसस हमारा कंट्री में 1881 में, आजादी के जस्ट बाद 1891 में, लास्ट टाइम सेंसस 2011 में। फिर आप बोलोगे इतिहास का बात हमको क्यों पढ़ा रहे हैं? अगर इंपॉर्टेंट ना होता तो हम खोलते इसको। सुनो, सेंसस कहाँ किया जाएगा? हॉस्पिटल में भी किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में सेंसस करने का उद्देश्य क्या होता है? अब जब भी किया जाएगा तो मिडनाइट को 12 बजे किया जाएगा, 12 AM मिडनाइट। सुन रहे हो ना? 12 बजे रात को हॉस्पिटल में सेंसस किया जाता है। ये एग्जाम का क्वेश्चन। अब बोलोगे 12 बजे रात में ही सेंसस क्यों किया जाएगा? अब इसका करने का उद्देश्य क्या होगा? कितना पेशेंट एडमिट हुआ, कितना पेशेंट डिस्चार्ज हुआ, न्यू पेशेंट कितना आया, कितना पेशेंट लामा लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस के थ्रू बाहर गया, या सबको रिकॉर्डिंग, सबको मॉनिटरिंग हम कब टाइम पर करेंगे? 12 बजे रात में, ताकि हम ये भी तो पता लगा पाए कि कौन हो सकता है ना कोई पेशेंट अपने मन से भाग गया, बिना हॉस्पिटल का बिल पे किए हुए भाग गया,
बिना हॉस्पिटल का एडवाइस से भाग गया, तो कब चेक करेंगे इसके लिए सूटेबल टाइम? 12 बजे रात में। तो 12 बजे रात में जो हम करेंगे, कितना नया पेशेंट का एडमिशन हुआ, कितना पेशेंट डिस्चार्ज हुआ, कितना पेशेंट लामा के अगेंस्ट, लामा के साथ गया। देखो लामा भी, इसको भी एक बोलेंगे एब्रीविएशन, शॉर्ट फॉर्म, सुन रहे हो ना? इसको भी, इसका फुल फॉर्म होता है लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइज, लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइज। हॉस्पिटल में अगर हम हॉस्पिटल से संतुष्ट नहीं है, डॉक्टर से संतुष्ट नहीं है, हॉस्पिटल का सुविधा से संतुष्ट नहीं है, तो हम अपना पेशेंट को डॉक्टर के अगेंस्ट जाके दूसरे हायर हॉस्पिटल में एडमिट करा सकते हैं। तो डॉक्टर के विरुद्ध जाके, डॉक्टर के अगेंस्ट जाके जो हम हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होते हैं, मतलब अपने रिस्क पर, ना कि डॉक्टर के रिस्क पर, अपने रिस्क पर जब हम हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होते हैं, तो इसी टर्म को बोलते हैं लामा, लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस। इसमें पेशेंट का रिस्क है, पेशेंट का फैमिली मेंबर का रिस्क पर हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो रहा होता, क्योंकि हम डॉक्टर के अगेंस्ट जा रहे हैं। और ह्यूमन राइट्स दिया गया है, लामा का राइट्स एक ह्यूमन को दिया गया है, समझ रहे हो ना? तो रात को कितना बजे सेंसस करेंगे? 12 बजे। क्यों करते हैं? कितना एडमिशन हुआ, कितना डिस्चार्ज हुआ, कितना पेशेंट बाहर गया, क्या पता कोई पेशेंट भाग तो नहीं गया, इस बात का पता लगाने के लिए। क्या इतना बात समझ गए? रुकिए। अब सुनो, कान इधर रखो। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स हमको पढ़ना है, एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशन हमको पढ़ना है। उसके लिए हमको रास सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि बिना इसके हम पता नहीं कर पाएंगे कि ड्रग्स कैसे काम करता है। सुनो, जब भी हमारा बॉडी में नेचुरल तरीका से बीपी गिरेगा, लो बीपी होगा, तो बॉडी चाहेगा कि बीपी नॉर्मल हो सके, बीपी बढ़ सके, तो उस दौरान मेरा बॉडी में रास सिस्टम एक्टिवेट होगा, जिसको हम फुल फॉर्म में बोलेंगे रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। ये सिस्टम लो बीपी को नॉर्मल बीपी करने में क्या करेगा? हेल्प करेगा, समझ रहे हो? जब भी हमारा बॉडी में बीपी गिरेगा, उस बीपी को मेंटेन करने के लिए रास सिस्टम एक्टिवेट होगा और हमारा बॉडी में बीपी मेंटेन होगा। अब मैटर करता रास सिस्टम होता कैसे है, उसका मैकेनिज्म है क्या, सुन रहे हो ना? कुल मिला के रास सिस्टम कब एक्टिवेट होगा? एक्टिवेट व्हेन बीपी क्या हो जाए? बीपी क्या हो जाए? रास सिस्टम तभी एक्टिवेट होगा जब हमारा बीपी लो हो जाए। बीपी को बढ़ाने के लिए रास सिस्टम एक्टिवेट होता है। इसका फुल फॉर्म होगा रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। मतलब रास सिस्टम में रेनिन नाम का हार्मोन, एंजियोटेंसिन नाम का केमिकल, एल्डोस्टेरोन नाम का हार्मोन मिला होता है, इसीलिए तो कॉम्बिनेशन में नाम पड़ा। अब हमको समझना पड़ेगा कि रेनिन निकलता कहां से है। हम पढ़े हैं हमारा बॉडी में 2 किडनी होता है, किडनी के ऊपर में एक ग्लैंड होता है, उस ग्लैंड को बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड। किडनी के ऊपर में ग्लैंड को बोलेंगे एड्रिनल ग्लैंड। इतना बात पढ़े है, पढ़े? सुनो, अब किडनी में एक सेल होगा, उस सेल को बोलेंगे जेजी सेल। जेजी सेल ऑफ किडनी एक हार्मोन निकालेगा, उस हार्मोन को बोलेंगे रेनिन हार्मोन, RENIN, रेनिन हार्मोन। जबकि RENNIN रेनिन नाम का एंजाइम होता है, इसमें डबल N ये एंजाइम होता है। यह एंजाइम किसमें सेक्रेट होगा? तो इन्फेंट का, बच्चा का स्टोमेक से सेक्रेट होगा RENNIN नाम का एंजाइम, स्टोमेक से। यह एंजाइम क्या करेगा? बच्चा में, क्योंकि बच्चा कंप्लीटली मिल्क पर डिपेंड होता है,
मिल्क पर डिपेंड होता था। मिल्क को डाइजेस्ट करने के लिए स्पेशल एंजाइम चाहिए, तो वो स्पेशल एंजाइम बच्चा में रेनिन होता है, RENNIN। ये एंजाइम मिल्क को क्या किसमें कन्वर्ट कर देगा, कर्ड में कन्वर्ट कर देगा, दही में कन्वर्ट कर देगा। और हम जानते हैं मिल्क के तुलना में दही का डाइजेशन होना आसान होता। तो मिल्क कडलिंग एंजाइम बोलते RENNIN, जो रिलीज कहां से होगा, रेनिन एंजाइम कहां पर से रिलीज होता है, स्टोमक से, याद रहेगा ना। NNIN तो एंजाइम हो गया, कहां से रिलीज होगा, स्टोमक से। किसका पाचन में हेल्प करेगा, मिल्क का। लेकिन RENIN ये हार्मोन होगा, किसमें हेल्प करेगा, रास सिस्टम में हेल्प करेगा। समझ रहे हैं, सुनो, किडनी का जस्ट ऊपर में एड्रिनल ग्लैंड होगा, किडनी में सेल होगा जेजी सेल, जेजी सेल हार्मोन निकालेगा, रेनिन हार्मोन। इतना बात समझ रहे हैं। और हम पढ़े हैं कि लंग्स का जब फंक्शन पढ़े थे एक लंग्स एक एंजाइम निकालता है, उस एंजाइम को बोलते हैं ACE एंजाइम, ACE एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। अब रास सिस्टम को आगे पढ़ेंगे ना। अब सुन, मेरा बॉडी का सबसे लार्जेस्ट इंटरनल ग्लैंड होता है लीवर। लीवर से एक केमिकल निकलता है, उस केमिकल को बोलेंगे एंजियोटेंसिनोजेन। उस केमिकल को बोलेंगे एंजियोटेंसिनोजेन। उस केमिकल में किडनी का रेनिन हार्मोन, कौन सा हार्मोन, किडनी का रेनिन हार्मोन एंजियोटेंसिनोजेन को, जब भी ओजेन लगा रहे मतलब इनएक्टिव फॉर्म, एंजियोटेंसिनोजेन को कन्वर्ट कर दिया एंजियोटेंसिन। एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट कर देगा, कौन सा हार्मोन, रेनिन। अब इस एंजियोटेंसिन फर्स्ट को लंग्स से निकलने वाला ACE एंजाइम, लंग्स से निकलने वाला ACE एंजाइम एंजियोटेंसिन फर्स्ट को कन्वर्ट कर देगा एंजियोटेंसिन सेकेंड में। एंजियोटेंसिन सेकेंड में क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। अब ये एंजियोटेंसिन सेकेंड काम करेगा, क्या करेगा, ब्लड वेसल्स को सिकुड़ देगा, ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करके रख देगा। जब ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट होगा तो बीपी बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ेगा। एंजियोटेंसिन सेकेंड वेसो कॉन्स्ट्रिक्टर होगा, वेसो कॉन्स्ट्रिक्टर, ब्लड वेसल्स को क्या कर दिया, सिकुड़ दिया। वेसो कॉन्स्ट्रिक्टर का अर्थ हुआ कॉन्स्ट्रिक्ट ब्लड वेसल्स को बोलेंगे वेसो कॉन्स्ट्रिक्टर। एक काम एंजियोटेंसिन सेकेंड किया वेसो कॉन्स्ट्रिक्टर का, ब्लड वेसल्स को सिकुड़ दिया। दूसरा काम ये क्या करेगा कि किडनी का ऊपर में जो एड्रिनल ग्लैंड है, इस ग्लैंड को जाके स्टिमुलेट करेगा, ताकि ये ग्लैंड कौन सा हार्मोन निकाल सके, ताकि ये हार्मोन एल्डोस्टेरोन नाम का हार्मोन क्या कर सके, निकाल सके। तो दूसरा काम एंजियोटेंसिन सेकेंड का होगा एल्डोस्टेरोन हार्मोन को क्या करना, बनाना। अब ये एल्डोस्टेरोन हार्मोन क्या करेगा, सुनो, अब ये एल्डोस्टेरोन हार्मोन क्या करेगा, हम जब पढ़े थे एंडोक्राइन सिस्टम तब पढ़े थे एल्डोस्टेरोन हार्मोन का फंक्शन। ये हार्मोन किडनी से सोडियम को एब्जॉर्ब करेगा और पोटेशियम को यूरिन के थ्रू बाहर करेगा। तो एल्डोस्टेरोन हार्मोन सोडियम का एब्जॉर्प्शन करेगा और पोटेशियम को बॉडी से बाहर फेंक देगा। पढ़े थे ना, पढ़े थे ना। अब ये एल्डोस्टेरोन जब रिलीज होगा तो किडनी से सोडियम का एब्जॉर्प्शन होगा, किडनी से सोडियम का एब्जॉर्प्शन होकर कहां जाएगा, सोडियम ब्लड में, कहां जाएगा। और हम पढ़े हैं कि जिधर जिधर सोडियम जाएगा उससे एक तरफा मोहब्बत करता है कौन, पानी। उसके पीछे पीछे कौन जाएगा, पानी जाएगा ना। तो एल्डोस्टेरोन हार्मोन क्या करेगा, सोडियम का क्या करेगा, एब्जॉर्प्शन करेगा, और पोटेशियम आयन को क्या करेगा,
एक्सक्रीट करेगा, बॉडी से क्या करेगा, बाहर करेगा। सोडियम को एब्जॉर्ब जब किया तो सोडियम के साथ वाटर भी तो एब्जॉर्ब होगा ना। जब वाटर एब्जॉर्ब हुआ सोडियम के साथ तो ब्लड का वॉल्यूम बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, तो बीपी बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। तो सोडियम एब्जॉर्ब करेगा, साथ साथ पोटेशियम को बाहर करेगा, कौन सा हार्मोन, एल्डोस्टेरोन हार्मोन। सोडियम एब्जॉर्ब होगा तो ब्लड का वॉल्यूम क्या हो गया, ब्लड वॉल्यूम क्या होगा, ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा। जब ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा तो बीपी बढ़ेगा कि घटेगा, तब जाके बीपी बढ़ेगा। तो इस प्रकार देखो एंजियोटेंसिन सेकेंड दो मैकेनिज्म के थ्रू ब्लड प्रेशर को बढ़ाया। एक वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर मतलब ब्लड वेसल्स को सिक्योर करके, कॉन्स्ट्रिक्ट करके, दूसरा एड्रेनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करके ताकि क्या बनाए, एल्डोस्टेरोन हार्मोन। और ये एल्डोस्टेरोन हार्मोन किसको एब्जॉर्ब करेगा, सोडियम को, सोडियम को एब्जॉर्ब करेगा तो सोडियम के साथ पानी भी ब्लड में आ जाएगा। जब तो ब्लड का वॉल्यूम बढ़ेगा, तो ब्लड का वॉल्यूम बढ़ेगा तो बीपी क्या हो गया, बढ़ेगा कि नहीं, बढ़ेगा ना। तो दो मैकेनिज्म के थ्रू बीपी बढ़ा, एक ब्लड वेसल्स को सिक्योर दिया और दूसरा ब्लड का वॉल्यूम को बढ़ा दिया। इस प्रकार ब्लड का वॉल्यूम जब बढ़ गया तो बीपी क्या हो जाएगा, बीपी क्या हो जाएगा, तो लो बीपी ट्रीट हुआ ना, किस मैकेनिज्म के थ्रू, रास सिस्टम के थ्रू हुआ ना। फिर समझेंगे रास सिस्टम को फुल फॉर्म में बोलेंगे रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, क्योंकि इसमें रेनिन भी इन्वॉल्व होगा, इन्वॉल्व है, एल्डोस्टेरोन भी इन्वॉल्व है, मिला के सिस्टम बना, इसीलिए सिस्टम को बोलेंगे रास सिस्टम बोलेंगे। उससे पहले पढ़े थे किडनी के ऊपर में ग्लैंड होता है, एड्रेनल ग्लैंड, ये ग्लैंड हार्मोन निकलता है एल्डोस्टेरोन हार्मोन। किडनी से में सेल होता, वो सेल हार्मोन निकालेगा रेनिन। तो आप रास का सिस्टम का मैकेनिज्म देखेंगे, लीवर से निकलने वाला एंजियोटेंसिनोजन रेनिन हार्मोन के मदद से किसमें कन्वर्ट होगा, एंजियोटेंसिन फर्स्ट में। इस एंजियोटेंसिन फर्स्ट को लंग्स से निकलने वाला ऐसे एंजाइम कन्वर्ट कर दिया एंजियोटेंसिन सेकेंड में। अब ये एंजियोटेंसिन सेकेंड वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर करके और एल्डोस्टेरोन हार्मोन का प्रोडक्शन करके ब्लड का वॉल्यूम को बढ़ाएगा, जिससे अल्टीमेट क्या होगा, बीपी बढ़ेगा, जिससे अल्टीमेट क्या होगा, बीपी बढ़ेगा। क्या इतना बात समझे, इतना बात समझे ना। तो रास सिस्टम समझ में आया, कितना को समझ आया, हाथ खड़ा करो, आ गया सच में, कोई बात नहीं। सुनो, आखिर इसको पढ़ना जरूरी क्यों, अभी दिमाग में क्वेश्चन होगा ना, आखिर इसको पढ़ना जरूरी क्यों, सोचो एक बात। अगर किसी में रास सिस्टम एक्टिवेट ही रह गया तो हमेशा बीपी बढ़ा हुआ ही रहेगा कि नहीं रहेगा, हमेशा सोडियम एब्जॉर्ब होगा कि नहीं होगा। तो बीपी को कंट्रोल अगर हमको करना है तो रास सिस्टम को भी कंट्रोल करके रखेंगे, तभी ना हम बीपी को कंट्रोल कर पाएंगे। और रास सिस्टम को हम दो जगह रोक सकते हैं, रास सिस्टम को हम दो जगह रोक सकते हैं। एक कहां रोकेंगे बताओ, एक कहां रोकेंगे, एंजियोटेंसिन फर्स्ट को एंजियोटेंसिन सेकेंड में कन्वर्ट होने से रोक देंगे। यहीं पर हम क्या कर देंगे, रोक दिए, एंजियोटेंसिन फर्स्ट को एंजियोटेंसिन सेकेंड में कन्वर्ट होने से ही रोक दिए। तो आगे का मैकेनिज्म हो पाएगा, ब्लड वेसल सिकुड़ पाएगा, या एल्डोस्टेरोन हार्मोन सोडियम को एब्जॉर्ब कर पाएगा, क्योंकि आगे का मैकेनिज्म ही रुक जाएगा ना। दो जगह रोकेंगे, एक जब एंजियोटेंसिन फर्स्ट और एंजियोटेंसिन सेकेंड जहां कन्वर्ट हो रहा है वही रोक दिए, एक एंजियोटेंसिन फर्स्ट से एंजियोटेंसिन सेकेंड को कन्वर्ट होने नहीं दिए। मान लो एंजियोटेंसिन सेकेंड कन्वर्ट हो गया, एंजियोटेंसिन सेकेंड कन्वर्ट हो गया, अब ये जहां पर जाके बाइंड करेगा, एंजियोटेंसिन सेकेंड कहां पर जाके बाइंड करेगा, एक तो ब्लड वेसल्स में बाइंड करेगा, एक किडनी का एड्रेनल ग्लैंड में जाके बाइंड करेगा। जहां एंजियोटेंसिन सेकेंड का रिसेप्टर होगा उसी को क्या कर देंगे, ब्लॉक कर देंगे। ब्लड वेसल्स में रिसेप्टर होगा और एड्रेनल ग्लैंड में रिसेप्टर होगा, उसी को ब्लॉक कर दिए। एंजियोटेंसिन सेकेंड काम कर पाएगा, कर पाएगा। जब एंजियोटेंसिन सेकेंड काम नहीं कर पाएगा तो फिर ये मैकेनिज्म चल पाएगा, ब्लड वॉल्यूम बढ़ पाएगा। तो दो जगह हम रोक देंगे बीपी का दवाई देके, किसको, रास सिस्टम को रोकेंगे। एक एंजियोटेंसिन फर्स्ट से एंजियोटेंसिन सेकेंड नहीं बनने देंगे, ऐसा बीपी का दवाई को बोलेंगे ACE इनहिबिटर्स ड्रग्स, बोलेंगे नहीं।
जब एंजियोटेंसिन सेकेंड तो बन गया, कि जहां पर जाके काम कर रहा है उसका रिसेप्टर को ही ब्लॉक कर देंगे, तो ऐसा बीपी का दवाई को बोलेंगे एंजियोटेंसिन सेकेंड रिसेप्टर ब्लॉकर। होगा कि नहीं होगा, इतना समझ में, इसको उतारो। सुनो, तो रास सिस्टम को हम दो जगह रोक सकते हैं, 2 पॉइंट पर रोक सकते हैं। एक, एंजियोटेंसिन फर्स्ट को एंजियोटेंसिन सेकेंड में बनने नहीं दिए, अगर बन गया तो एंजियोटेंसिन सेकेंड जहां जहां काम करता, ब्लड वेसल्स में काम करेगा और एड्रिनल ग्लैंड में काम करेगा। एंजियोटेंसिन का रिसेप्टर जहां पर होगा ना, उसी रिसेप्टर को क्या कर दिए, ब्लॉक कर दिए। आगे काम कर पाएगा? दो तरीका, जब आगे काम नहीं करेगा तो रास सिस्टम बीपी को बढ़ा पाएगा? तो बीपी कंट्रोल रहेगा कि नहीं रहेगा? बीपी कंट्रोल रहेगा ना। अब हम तुमको यही मैकेनिज्म समझा रहे हैं। अगर किसी इंसान को एसीई फर्स्ट इनहिबिटर्स दवाई दिए, बीपी का दवाई दिए, तो ये मैकेनिज्म रुकेगा ना? सोडियम एब्जॉर्ब होगा? सोडियम एब्जॉर्ब होगा? क्या पोटेशियम बॉडी से बाहर जाएगा? ना ही सोडियम एब्जॉर्ब होगा, ना ही पोटेशियम बॉडी से बाहर जाएगा। समझ रहे हो ना? तो जब भी हम ऐसे ही इनहिबिटर्स नाम का दवाई देंगे, साइड इफेक्ट के रूप में क्या देखने को मिलेगा बताओ? सोडियम बॉडी से बाहर नहीं गया, सॉरी, सोडियम एब्जॉर्ब नहीं होगा, और पोटेशियम बॉडी से बाहर, तो पोटेशियम बॉडी में रुकेगा ना? पोटेशियम बॉडी में रुकेगा ना? तो पोटेशियम जब बॉडी में रुकेगा तो उस घटना को बोलता है हाइपरकैलेमिया, पोटेशियम बढ़ जाना। तो ऐसे इनहिबिटर्स दवाई का साइड इफेक्ट क्या होता है? हाइपरकैलेमिया, पोटेशियम का लेवल क्या हो जाता? बढ़ जाता। पोटेशियम का लेवल बढ़ जाएगा, क्यों? क्योंकि पोटेशियम बॉडी से बाहर नहीं जा सका। आप समझ रहे हैं मेरा बात, कॉन्सेप्ट समझ रहे हो ना? एक बात गौर करो, जब भी हम मेडिसिन देके रास सिस्टम को रोकेंगे, रास सिस्टम को जब भी हम रोकेंगे तो सोडियम एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा और पोटेशियम बॉडी से बाहर नहीं जा पाएगा। जब पोटेशियम बॉडी से बाहर नहीं जा पाएगा, उस कंडीशन में क्या देखने को मिलेगा? हाइपरकैलेमिया देखने को मिलेगा। उस कंडीशन में क्या देखने को मिलेगा? हाइपरकैलेमिया देखने को मिलेगा। मिलेगा ना? याद रखना, दोनों एक दूसरे से मिलता जुलता है, लेकिन इसका अमाउंट देखो 135 से 145 है, इसका अमाउंट देखो 3 से 5 ही है। समझ रहे हो ना? तो जब भी हम रास सिस्टम को रोकेंगे ना, साइड इफेक्ट के रूप में सिर्फ और सिर्फ क्या देखने को मिलेगा? हाइपरकैलेमिया देखने को मिलेगा। तुम्हारा दिमाग ये भी तो क्वेश्चन पूछ सकता था ना कि सर रास सिस्टम को हम रोक रहे तो सोडियम भी एब्जॉर्ब नहीं होगा, जब सोडियम एब्जॉर्ब नहीं होगा तो हाइपोनेट्रेमिया देखने को मिलना चाहिए। दिमाग क्वेश्चन पूछ रहा होगा ना, लेकिन पूछोगे तुम क्यों? पेशेंट में क्या देखने को मिलना चाहिए? हाइपोनेट्रेमिया देखने को मिलना चाहिए, लेकिन हाइपोनेट्रेमिया पेशेंट में बहुत नहीं देखने को मिलेगा। अब इसका रीजन क्यों? पल्ला पड़ रहा ना, सोडियम का लेवल देखने को कम मिलेगा, क्योंकि भैया सोडियम होता है कितना? 145। मान लो सोडियम एब्जॉर्ब नहीं हुआ, घट के हो गया 140, फिर घट के हो गया 138, फिर घट के हो गया 137, 136, 135। सोडियम तब जाकर ना हाइपोनेट्रेमिया होगा, जब 135 से गिर जाएगा तब ना हाइपोनेट्रेमिया होगा। ऐसा बहुत कम देखने को मिलेगा। बात समझ रहे हो ना? तो मोस्ट समझ रहे हो या नहीं? तो इसीलिए जब भी हम रास सिस्टम को रोकेंगे, सबसे पहले देखने को मिलेगा हाइपरकैलेमिया, पोटेशियम का लेवल ज्यादा देखने को मिलेगा। हाइपरकैलेमिया मतलब पोटेशियम का लेवल ज्यादा देखने को मिलेगा। समझ रहे हो ना? कंटिन्यूअस अगर रहा, कंटिन्यूअस रहा तो एक टाइम ऐसा आएगा सोडियम का भी लेवल कम देखने को मिलेगा, लेकिन ये बहुत रेयर देखने को मिलेगा। सोडियम का लेवल को कम होने के लिए, गिरने के लिए 145 से गिरकर 135 आना पड़ेगा, तब ना गिरेगा। गिरेगा ना? बात समझ रहे हो ना? हाँ, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स में सबसे पहले जो हम कल देखे थे ए, बी, सी और डी। ए मतलब एसीई इनहिबिटर्स या एसीई सेकेंड रिसेप्टर ब्लॉकर, बी मतलब बीटा ब्लॉकर, सी मतलब कैल्शियम चैनल ब्लॉकर और डी मतलब डाययूरेटिक्स। अरे था ना, पहला पढ़ेंगे ना, पहला क्या था? एसीई इनहिबिटर्स,
एसी इनहिबिटर्स क्या करेगा, जो इतना भी दवाई देंगे, ये एंजियोटेंसिन फर्स्ट को एंजियोटेंसिन सेकेंड में कन्वर्ट होने नहीं देगा। इसी को क्या कर दिया, रोक दिया। क्यों? क्योंकि एसीई एंजाइम को काम करने ही नहीं दिया। सुन रहे हो ना, एसीई इनहिबिटर्स एंजियोटेंसिन फर्स्ट को एंजियोटेंसिन सेकेंड में कन्वर्ट होने नहीं देगा। कौन सा? एसीई इनहिबिटर्स। समझ रहे हो? तो एसीई इनहिबिटर्स का जितना भी दवाई होगा ना, जितना भी दवाई, सब दवाई का लास्ट में सफिक्स के रूप में पिरिल लिखा रहेगा, PRIL, पिरिल। इसमें एग्जाम्पल में सफिक्स के रूप में मोस्टली क्या लिखा मिलेगा, पिरिल, PRIL, पिरिल। एग्जाम्पल देखो, कैप्टोप्रिल, रामाप्रिल, यूनोप्रिल, सब मेडिसिन का लास्ट में क्या लिखा हुआ, पिरिल, पिरिल। कौन सा मेडिसिन? एसीई इनहिबिटर्स में पिरिल, पिरिल देखने को मिलेगा। समझ रहे हो या नहीं? किस मैकेनिज्म को रोकेगा? फर्स्ट को सेकेंड में कन्वर्ट होने ही नहीं देगा। अब सुनो, हॉस्पिटल देखोगे ना, हॉस्पिटल में जाओगे ना तो देखना, कैप्टोप्रिल, रामाप्रिल, इसनोप्रिल, ये कंपोजिशन बताया हम तुमको, सुन रहे हो ना, का अलग अलग ब्रांड नेम का मेडिसिन होगा। अब सुनो, अब एसीई इनहिबिटर्स का अगर तुम किस कंडीशन में पेशेंट को देंगे, कौन सा पेशेंट को देंगे, इंडिकेशन, ऐसा पेशेंट जो डायबिटीज मिलेटस का हो और रीनल इंजरी हो, डायबिटीज मिलेटस का पेशेंट हो, उसको रीनल इंजरी हो और साथ में उसको हाई बीपी का प्रॉब्लम हो, उस पेशेंट में किस कौन सा दवाई को देंगे, एसीई इनहिबिटर्स। इसमें इंडिकेशन में लिखेंगे डायबिटीज मिलेटस विथ रीनल इंजरी हैव हाइपरटेंशन। ऐसा पेशेंट जिसको डायबिटीज मिलेटस हो, साथ साथ रीनल इंजरी हो और उस पेशेंट को जब हाई बीपी का प्रॉब्लम हो, तब हम मैनेज करने के लिए हाई बीपी का दवा को या तो कैप्टोप्रिल, या तो रामाप्रिल, या तो यूनोप्रिल देते हैं। क्या इतना बात समझ गए? समझे या नहीं? अब इस मेडिसिन का साइड इफेक्ट के रूप में क्या देखने को मिलेगा बताओ? एंजियोटेंसिन फर्स्ट एंजियोटेंसिन सेकेंड में कन्वर्ट नहीं होगा। जब एंजियोटेंसिन सेकेंड नहीं बन पाएगा तो एल्डोस्टेरोन हार्मोन नहीं बन पाएगा। एल्डोस्टेरोन हार्मोन नहीं बन पाएगा तो पोटेशियम बॉडी से बाहर नहीं जा पाएगा। जब पोटेशियम बॉडी से बाहर नहीं जाएगा तो पोटेशियम बॉडी में रुकेगा। जब पोटेशियम बॉडी में रुकेगा, साइड इफेक्ट के रूप में क्या देखने को मिलेगा? हाइपरकेलेमिया देखने को मिलेगा। पहला, समझ रहे हो? अब सुनो दूसरा साइड इफेक्ट, इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट। कोई इंसान एंजियोटेंसिन एसीई इनहिबिटर्स दवाई खा रहा, लंबे टाइम तक खा रहा, इसका साइड इफेक्ट के रूप में पेशेंट को देखने को मिलेगा ड्राई कफ। कौन सा कफ? अगर कोई इंसान का कफ छूट ही नहीं रहा, खांसी छूट ही नहीं रहा और वो उसको टीबी भी नहीं है, तब हम पता करेंगे, बताओ तुम बीपी का कौन सा दवाई खा रहे हो? अपने बोलेगा कि प्रोप्रिल, रामाप्रिल या यूनोप्रिल नाम का कोई दवाई ना खा रहे हम। समझ रहे हो ना? तो उसी का साइड इफेक्ट के रूप में पेशेंट को क्या देखने को मिलेगा? ड्राई कफ, सूखी खांसी देखने को मिलेगा। तब तो गोली चेंज कर देंगे, बोलेंगे अब तुमको एसीई इनहिबिटर्स नहीं देंगे, क्योंकि अब साइड इफेक्ट के रूप में तुम्हें क्या दिख रहा है? ड्राई कफ दिख रहा है। दूसरा ड्राई कफ, समझ रहे या नहीं? एसीई इनहिबिटर्स एंजियोटेंसिन फर्स्ट को एंजियोटेंसिन सेकेंड में कन्वर्ट होने नहीं देगा। इस एंजाइम को ही क्या कर दिया? रोक दिया। तो एसीई इनहिबिटर्स जितना भी दवाई होगा, उस दवाई का लास्ट में लिखा रहेगा पिरिल, पिरिल। देखो पिरिल, पिरिल, पिरिल है या नहीं? एसीई इनहिबिटर्स किस कंडीशन में देंगे? जब पेशेंट को डायबिटीज हो, साथ में रीनल इंजरी हो
और उस पेशेंट को हाई बीपी हो, उस कंडीशन में हम ACE इनहिबिटर्स देंगे। साइड इफेक्ट के रूप में हाइपरकैलेमिया होगा और पेशेंट को ड्राई कफ देखने को मिलेगा। सुनो, आप किसको पढ़ेंगे? ACE सेकेंड रिसेप्टर ब्लॉकर, मतलब एंजियोटेंसिन सेकेंड जहां जाके काम करेगा, कहां काम करेगा? दो जगह काम करेगा ना, एक करेगा ब्लड वेसल्स में और दूसरा करेगा एड्रिनल ग्लैंड में करेगा ना। यही को क्या कर देंगे? इसको रोक देंगे। देंगे या नहीं? रोक देंगे। उसको बोलेंगे ACE सेकेंड रिसेप्टर ब्लॉकर। रिसेप्टर को ही क्या कर दिया? हम ब्लॉक करके रख दिया। तो आप इसका एग्जाम्पल देखो, इसका सफिक्स पीछे में जो लगा रहेगा सफिक्स सार्टन, SARTON, सार्टन। जो भी दवाई का लास्ट में सार्टन सार्टन लगा रहे, समझ जाना ACE सेकेंड रिसेप्टर ब्लॉकर्स दवाई है। तो एग्जाम्पल देखो इसका, लो सार्टन, टालमी सार्टन, मेनली दो। सार्टन सार्टन दवाई कैसा होगा? ACE सेकेंड रिसेप्टर ब्लॉकर होगा। क्या इतना बात समझ में आया भैया? ये भी तो आगे का मैकेनिज्म रोक रहा है ना, एल्डोस्टेरोन का प्रोडक्शन को रोक रहा है ना। तो ये भी तो हाइपरकैलेमिया कराएगा ना। एल्डोस्टेरोन नहीं रहेगा तो पोटेशियम बॉडी से बाहर नहीं जाएगा। तो इसका भी तो साइड इफेक्ट, क्या होगा? हाइपरकैलेमिया। यहां तक तो हमको कोई दिक्कत नहीं, क्या होगा पेशेंट को? हाइपरकैलेमिया। लेकिन इसमें एक एडिशनल सिम्टम्स भी देखने को मिलता है जिसको बोलते हैं हाइपर यूरेसेमिया। हाइपर यूरेसेमिया, उसको हम बोलते हैं हाइपर यूरेसेमिया। सुन रहे हो मेरा बात? तो ACE सेकेंड रिसेप्टर ब्लॉकर जो एंजियोटेंसिन सेकेंड को ना ब्लड वेसल्स में ना एड्रिनल ग्लैंड में बाइंड करने देगा। इसका एग्जाम्पल में होगा लोसार्टन, टालमीसार्टन। साइड इफेक्ट कराएगा, पोटेशियम का लेवल को बढ़ा देगा और ब्लड में यूरिक एसिड का लेवल को बढ़ा के रख देगा। क्या इतना बात समझ में आया समझ में? अब देखो, अब हाइपर यूरेसेमिया के बारे में हमको कुछ ना कुछ तो समझना पड़ेगा ना, क्योंकि नोट्स में ये भी बात लिखा है हाइपर यूरेसेमिया। सुनो, बाद में लिखना। हाइपर यूरेसेमिया में किसका अमाउंट बढ़ेगा? तो यूरिक एसिड का अमाउंट बढ़ेगा। यूरिक एसिड का नॉर्मल लेवल 0.4 से 0 से 4 मिलीग्राम पर डेसीलीटर यूरिक एसिड का लेवल होता है। 0 से 4 मिलीग्राम पर डेसीलीटर यूरिक एसिड का लेवल होगा। जब यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाएगा तो उस कंडीशन को बोलेंगे हाइपर यूरेसेमिया। क्या बोलेंगे? हाइपर यूरेसेमिया। यूरिक एसिड का लेवल बढ़ गया। बाबू, यूरिक एसिड का बढ़ा हुआ लेवल ब्लड में बहुत नुकसानदेह होता है, क्योंकि वो अगर यूरिक एसिड बढ़ा हुआ यूरिक एसिड जाके किडनी में स्टोर हो गया तो यूरिक एसिड का क्रिस्टल करा देगा, किडनी स्टोन करा देगा। अगर वो यूरिक एसिड का बढ़ा हुआ लेवल ज्वाइंट में जाके जमा हो जाएगा तो ज्वाइंट में यूरिक एसिड का क्रिस्टल बना देगा। जब ज्वाइंट में यूरिक एसिड का क्रिस्टल बनता है तो बोलते हैं उस बीमारी को गाउट या गठिया बीमारी। सुन रहे हो या नहीं? सुन रहे हो ना? तो आप हाइपर यूरेसेमिया के बारे में देखेंगे ना, आगे देखेंगे कि नहीं? सुनो, हाइपर यूरेसेमिया किस कंडीशन का बोलेंगे? जब बॉडी में यूरिक एसिड का लेवल क्या हो जाए? बढ़ जाए। उस कंडीशन को बोलेंगे हाइपर यूरेसेमिया। हाइपर यूरेसेमिया का दो रीजन होगा, एक प्राइमरी रीजन होगा, दूसरा सेकेंडरी रीजन होगा। प्राइमरी रीजन कौन सा? हम ऐसा फूड खाए जिससे यूरिक एसिड का लेवल क्या हो जाए? बढ़ जाए, तो प्राइमरी रीजन हो गया। प्राइमरी रीजन में क्या हो गया? फूड। और सेकेंडरी रीजन में कोनो डिजीज कंडीशन के वजह से, कोनो रोग के वजह से या कोनो मेडिसिन के वजह से, जब ब्लड में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ेगा तो बोलेंगे सेकेंडरी हाइपर यूरेसेमिया। सेकेंडरी हाइपर यूरेसेमिया का एग्जांपल एक दे रहे हैं। टीबी का ड्रग्स एक पढ़ाया था, पराजिनामाइड, पढ़ाए थे ना, यूरिक एसिड का लेवल को बढ़ा देता है, पढ़ाए थे ना। तो सेकेंडरी हाइपर यूरेसेमिया कोई डिजीज या कोई मेडिसिन का जब हम लेंगे तब यूरिक एसिड का लेवल बढ़ेगा तो बोलेंगे सेकेंडरी हाइपर यूरेसेमिया।
सुन रहे हो या नहीं? तो अब हमको ये देखना है कि यूरिक एसिड बनता कैसे है। देखो, पर फूड, ऐसा फूड मोस्टली मीट, रेड मीट, क्या केमिकल होगा उसमें? प्यूरिन। क्या केमिकल होगा? प्यूरिन। प्यूरिन ना, प्यूरिन से कन्वर्ट होगा क्या? यूरिक एसिड। प्यूरिन से क्या कन्वर्ट होगा? जिसका अमाउंट ब्लड में 0 से 4 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है। प्यूरिन से जब यूरिक एसिड बनता है, तो प्यूरिन से यूरिक एसिड जो बनता है ना, सुन रहे हो ना, एक एंजाइम होता है प्यूरिन ऑक्सीडेज एंजाइम। ये एंजाइम के थ्रू प्यूरिन से किसमें कन्वर्ट हो गया? यूरिक एसिड में। सुन रहे हो ना? तो हाइपर यूरिसेमिया का दवाई क्या होगा? वो दवाई किस मैकेनिज्म का काम करेगा? यही एंजाइम को रोक देगा। एंजाइम को क्या कर दिया? हाइपर यूरिसेमिया का दवाई तो प्यूरिन ऑक्सीडेज एंजाइम को क्या कर देगा? रोक देगा। समझ रहे हो ना? हाँ, तो सुनो, तो ट्रीटमेंट ऑफ हाइपर यूरिसेमिया, ट्रीटमेंट ऑफ हाइपर यूरेसिमिया क्या देते हैं पेशेंट को? प्यूरिन ऑक्सीडेज या जेंथिन ऑक्सीडेज एंजाइम के मदद से प्यूरिन कन्वर्ट होगा किसमें? यूरिक एसिड में। ट्रीटमेंट के रूप में हाइपर यूरेसिमिया का हम जो दवाई देते हैं ना, उसको बोलते हैं एल्लोप्यूरिनोल दवाई देते। ये दवाई क्या करेगा? ये दवाई जेंथिन ऑक्सीडेज एंजाइम को क्या कर देगा? रोक देगा। मतलब एल्लोप्यूरिनोल जो दवाई होगा ना, ड्रग्स, ये क्या करेगा? जेंथिन ऑक्सीडेज एंजाइम को रोकने वाला होता है, इसलिए क्या हो गया? इनहिबिटर्स। समझ रहे हो? हाँ, नहीं समझा बात को? ब्लड में यूरिक एसिड दुए रीजन से बढ़ेगा, या तो हम फूड, वो यूरिक एसिड वाला फूड खा लिए, रेड मीट, मांस जितना भी होगा ना, तो मांस जो बना होगा ना, सेल से मिलके बना होगा। सेल का जब डाइजेशन होगा तो प्यूरिन बनेगा। 12th में पढ़े होगे प्यूरिन पैरामिडिन, प्यूरिन में एडेनिन ग्वानिन, पैरामिडिन में थायमिन साइटोसिन पढ़े होगे। नाइट्रोजनस बेस होता है प्यूरिन। रेड मीट में, मांस में डाइजेशन होगा तो सेल का डाइजेशन होगा ना, कोशिका का, तो प्यूरिन बनेगा। प्यूरिन से जेंथिन ऑक्सीडेज एंजाइम के मदद से क्या बनेगा? यूरिक एसिड बनेगा। तो हम अगर इस एंजाइम को ही रोक दे तो प्यूरिन से यूरिक एसिड बनेगा? यूरिक एसिड नहीं बनेगा तो दवाई कौन सा देना पड़ेगा हमको? एल्लोप्यूरिनोल। ये दवाई क्या करेगा? यही जेंथिन ऑक्सीडेज एंजाइम को क्या कर देगा? रोक देगा। इस प्रकार हाइपर यूरेसिमिया का ट्रीटमेंट हुआ कि नहीं? दवाई क्या देना पड़ा? हाइपर यूरेसिमिया। सुन रहे हो या नहीं? तो एल्लोप्यूरिनोल देके हम ब्लड में यूरिक एसिड का लेवल को कंट्रोल कर सकते हैं और इसको किडनी स्टोन होने से बचा सकते हैं। पेशेंट को किडनी स्टोन होने से बचा सकते हैं, या वो उसको गाउट होने से बचा सकता है, क्योंकि बढ़ा हुआ यूरिक एसिड किडनी में जाकर रीनल स्टोन कराएगा और ज्वाइंट में जाके गाउट करवा देगा। समझ रहे हो या नहीं? लिखो इधर, सुनो। हाइपर यूरेसिमिया कंडीशन, यूरिक एसिड का बढ़ा हुआ लेवल दो जगह जाके कंडीशन को बिगाड़ेगा। पहला, किडनी में जाके बढ़ा हुआ यूरिक एसिड का लेवल किडनी में जाके क्या करा देगा? रीनल स्टोन करा देगा। जबकि अगर यूरिक एसिड ज्वाइंट में डिपॉजिट हो गया, तो ज्वाइंट में यूरिक एसिड का क्रिस्टल फॉर्म कर देगा। यूरिक एसिड का क्रिस्टल जब ज्वाइंट में फॉर्म हो जाएगा तो बीमारी को बोलते हैं गाउट। क्या बोलते हैं? गाउट। गाउट में ज्वाइंट पेन होता है पेशेंट को। क्या होता है? ज्वाइंट पेन। सुन रहे हो या नहीं? तो गाउट के लिए जो हम मेडिसिन देते हैं ना, जब पेशेंट को क्या हो जाए? गाउट, यूरिक एसिड क्रिस्टल बन जाए, तब दर्द को कम करने वाला दवाई देंगे ना, इन्फ्लामेशन को कम करने वाला दवाई देंगे ना, तब देते कोल्चिसिन। क्या दवाई देते? कोल्चिसिन। याद रखना, दो दवाई। हाइपर यूरेसिमिया का दवाई एल्लोप्यूरिनोल, जबकि गाउट का दवाई
कोल्चिसिन, फिर से सुनो, हाइपरयूरेसिमिया दो जगह जाके डिपॉजिट होगा, या तो किडनी में या तो ज्वाइंट में। किडनी में जमा होगा तो बोलेंगे रीनल स्टोन। अगर हम पानी 3 लीटर से कम पिए तो ये यूरिक एसिड क्रिस्टल में कन्वर्ट हो जाएगा और हमको कन्वर्ट करवा देगा किसमें, रीनल स्टोन में। और अगर वो बढ़ा हुआ यूरिक एसिड लेवल ज्वाइंट में जमा हो जाएगा तो यूरिक एसिड का क्रिस्टल बना देगा, और यूरिक एसिड का क्रिस्टल बन गया तो ज्वाइंट में जब दर्द होगा तो घटना को बोलेंगे गाउट। तो इसमें ट्रीटमेंट के रूम में हम क्या लेते हैं, कोल्चिसिन दवाई लेते हैं। चलो